दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव और स्वागत है आपका गीतांश एकेडमी में। आज से मैं आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न पर जो है प्रश्नों की श्रृंखला आपको ला करके दूंगा, है ना, जो आपकी आगामी यूपी टेट 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, है ना। तो आइए आज इसको शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न जो आपका है वो है विकास एवं सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? तो इसमें आप देखेंगे कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये कथन है स्किनर का। इसमें आपको स्किनर उत्तर लगाना है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आप देखिए दूसरा प्रश्न आपका है कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कोलबर्ग का जो विकास का सिद्धांत है वो संबंधित है नैतिक विकास से, यानी आप इसको नैतिक विकास लगाएंगे। उसके बाद आप देखिए तीसरा प्रश्न है आपका थॉर्नडाइक का जो है वो प्रश्न है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो इसमें ऑप्शन में आपको संज्ञानात्मक विकास अधिगम मिलेगा, दूसरा है अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत संकेत अधिनियम, और चौथा है आपका डी ऑप्शन स्थान अधिगम। तो इसमें आपको लगाना है थॉर्नडाइक का अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर आप देखिए चौथा प्रश्न है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू निकालने का जो सूत्र है वो है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, है ना। तो इसको आप लगाएंगे ए में, इंग्लिश में अगर लिख के आता है तो ए में अपॉन सी ए, है ना, इनटू 100। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आप आइए पांचवें प्रश्न पे, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं, है ना, यानी अधिगम का जो वक्र है आपके जो बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान का जो हिस्सा है उसमें आप देखेंगे कि अधिगम का वक्र यानी सीखने का वक्र एक टॉपिक है जो बड़ा महत्वपूर्ण है और हर बार इससे प्रश्न आते हैं। तो इससे एक प्रश्न है सीखने के वक्र किसके सूचक है, यानी सीखने का जो वक्र है वो किस चीज़ के बारे में बताता है? तो सीखने का जो वक्र है वो सीखने की प्रगति को बताता है। आप इसका ए ऑप्शन लगाएंगे, है ना, क्योंकि बाकी ऑप्शन पे आप विचार करेंगे, देखने में तो सारे सही लगते हैं लेकिन इसमें करेक्ट आंसर जो है वो सीखने की प्रगति यानी अधिगम की जो प्रगति है, सीखने की जो प्रगति है यानी कम है कि ज़्यादा है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आप आइए व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेप विधि कौन सी है ना। तो जो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है वो है टीएटी परीक्षण, है ना, सी ऑप्शन प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टीएटी परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेप विधि है, ठीक। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल जो है उस कहा किसने? कोल और ब्रूस ने। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ए लगाएंगे, कोल और ब्रूस। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कोल और ब्रूस। फिर आप आइए नेक्स्ट 8वां सवाल, मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया, यानी मानसिक आयु का जो नियम है वो किसने दिया? तो आप लगाएंगे इसमें बीने साइमन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये लगाएंगे ए, तो ये करेक्ट होगा, यानी बीने साइमन का ये मानसिक आयु का सिद्धांत है। फिर आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9वां सवाल, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? देखिए भाषा थोड़ी टिपिकल होती है शिक्षा मनोविज्ञान की, लेकिन आपको इस पर पकड़ बनानी होगी, है ना, और आप इसी तरीके से इस पर पकड़ बनाएंगे, बार बार प्रयास करके, अभ्यास करके, है ना, आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो और कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 9 सवाल में है प्रश्न, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो इसका उत्तर है सृजनात्मकता के सुधार के लिए। इसमें जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, सृजनात्मकता का सुधार। फिर आइए आप 10वें सवाल पे, निम्न में से कौन सा अधिगम नियम नहीं है? तो जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो की श्रृंखला में पूरा सीडीपी अच्छे तरीके से पढ़ाया,
उसमें आपको मैंने सारे नियमों के विषय में बताया है। आप इस पर एक बार पढ़ के विचार करेंगे तो आपको याद आ जाएगा ईजिली, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए, इसमें तत्परता का नियम, सीखने का नियम है, अभ्यास का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है, लेकिन डी जो है वो तनाव का नियम नहीं है। तो आप इसमें डी ऑप्शन लगाएंगे, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। फिर आप आइए अगले सवाल पे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो देखिए, जो दूसरी, ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि बीएड के रिटन एग्जाम में भी इससे पूरे सवाल फुल आंसर में आते हैं, दीर्घ उत्तरीय में। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ये सवाल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर बार लगभग पूछा जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक, जो भी आप इसको कहें। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, पूर्व संक्रियात्मक, है ना। तो ये आप लगाएंगे तो सही होगा। फिर आप देखिए 12वां सवाल। 12वां सवाल में क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया? तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे? स्किनर, है ना। 12वें का उत्तर है स्किनर, ये करेक्ट आंसर होगा। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, इस तरीके से आप स्किनर लगाएंगे। ठीक। फिर आप आइए नेक्स्ट। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है ना। माइक्रो टीचिंग का जो भारतीय प्रतिमान है उसमें कितना समय दिया जाता है? तो आप देखिए, एक करेक्ट इसका पैरामीटर है, उसमें 36 मिनट का सब क्लास का प्लान तैयार किया जाता है। फिर आप देखिए अगला 14वां सवाल। जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, है ना। तो जीन पियाजे ने मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के विषय में बात की, ये इसी के अध्ययन से संबंधित माने जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है ना। ये जो अधिगम के विकार हैं, है ना, अधिगम के विकार में आता है डिसलेक्सिया, डिस्प्रॉक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, है ना। इस तरीके से 4 विकार हैं। तो इसमें आप देखिए डिसलेक्सिया पूछा गया है, हर बार कोई ना कोई इसमें चारों में से एक पूछा जाता है। तो इसमें आप देखिए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये पठन संबंधी विकार है, यानी बच्चा ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाता। तो ये पठन संबंधी विकार है। और फिर आप देखिए इसमें आपको लगाना है पठन विकार, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। फिर आप देखिए नेक्स्ट। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यानी द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? द्विकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। स्पीयरमैन आपको लगाना है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां जो है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसमें आप लगाएंगे, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ में सी ऑप्शन करेक्ट है, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। तो इस तरीके से इसका उत्तर आपका करेक्ट होगा यदि आप ये लगाते हैं, उत्तेजना और भावों का उथल पुथल। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां सवाल में कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? तो कौशल सीखने की जो पहली अवस्था है वो कौन सी होती है? अनुकरण। इसको आपको अनुकरण लगाना है, यानी आपका अनुकरण लगाएंगे तो करेक्ट होगा। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19वां। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो है किसका? सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत आपको ध्यान होगा, है ना। ये कोहलर से संबंधित है और इसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो आप इसको गेस्टाल्टवादी लगाएंगे, है ना। या फिर कोहलर आता है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यही पूछा जाएगा और यही ऑप्शन होते हैं, तो आप इसको गेस्टाल्टवादी लगाएंगे। फिर आप देखिए 20वां प्रश्न। बाल विकास का क्षेत्र है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का,
और डी ऑप्शन में है गर्भावस्था से किशोरावस्था की व्यवस्थाओं विशेषताओं का, ठीक है ना। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का जो समय है वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 21वां सवाल। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला, विरोध की अवस्था है। ये बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है और बहुत पूछा जाता है। ये आप पूछा जाएगा तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? 21 ये है आपका 21वें सवाल में स्टेनले हॉल इसके जो है इसका कोटेशन इन्होंने दिया कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला, विरोध की अवस्था है। तो आप स्टेनले हॉल लगाएंगे तो करेक्ट होगा। फिर आइए अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन में है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात और अर्जित, और उसके बाद अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा जन्मजात एवं अर्जित। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवादी विचारक कौन है? तो व्यवहारवादी विचारक जो है वो कौन है? आप लगाएंगे वाटसन। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, वाटसन। व्यवहारवादी विचारक अच्छे से रट लीजिए, इसका आंसर यही होता है कि व्यवहारवादी विचारक अगर पूछा जाता है तो वाटसन लगाना है। फिर आप देखिए अगला, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपांत अध्ययन करना चाहिए, है ना। ये किसका कथन है? तो ये रूसो का कथन है, ठीक है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अद्योपांत अध्ययन करना चाहिए, ये कथन है रूसो का, ठीक है। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के प्रयास एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रयास एवं भूल सिद्धांत आपको अच्छे से याद होगा, फिर भी मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। प्रयास एवं भूल सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक का है ना। थॉर्नडाइक वही बिल्ली पिंजड़ा, है ना। ये प्रयास करने से बिल्ली ने पिंजरे का दरवाज़ा खोल लिया और अपना भोजन ग्रहण कर लिया, खोल के निकल गई। तो इस तरीके से ये थॉर्नडाइक आपको लगाना है, तो ये करेक्ट होगा। फिर आप देखिए नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था की अवधि क्या है ना। पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था की अवधि जो है वो है 0 से 2 यानी 0 से 2 वर्ष, ये आपकी संवेदी गामक अवस्था की अवधि मानी गई है। फिर आप आइए नेक्स्ट है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत का जनक कौन है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो किसका है? गार्डनर का, ठीक है। गार्डनर यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। यहाँ पे आपको फिल करना है, ये ब्लैंक है। तो आनुवंशिकता जो है क्या है? स्थिर सामाजिक संरचना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन, ठीक, क्योंकि ये गौड़ नहीं है, गत्यात्मक नहीं है और प्राथमिक भी नहीं है। आनुवंशिकता जो है स्थिर सामाजिक संरचना का हिस्सा है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 29वां, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? यानी जिनके अंदर जो है पढ़ने की क्षमता अच्छी नहीं होती, है ना। तो इसमें आप लगाएंगे 29वें सवाल में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, है ना। अक्षमता मतलब क्षमता का न होना, यानी धारा प्रवाह चीज़ों को वो पढ़ ना पाते हों, मटेरियल को अच्छे तरीके से पढ़ ना पाते हों। तो ये क्या है? पठन वैकल्य, या आप कहेंगे इंग्लिश में पूछा जाता है तो आप डिसलेक्सिया लगाएंगे, ठीक है ना। तो फिर आप देखेंगे कि वो पढ़ने में अक्षम बालक जो होते हैं उनके लिए पठन वैकल्य हिंदी में शब्द है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है यही होगा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता या कमी। फिर आप अगले सवाल पे आइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, है ना, NCERT 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है ना। अब देखिए शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या है? सुविधा दाता, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्योंकि सत्तावादी है नहीं, अधिनायकवादी है नहीं, अनुमतिपरक भी नहीं है, ये सुविधाएं देता है पढ़ने की, समझने की, है ना। तो ये सुविधादाता के रूप में इसकी विवेचना है। फिर आप देखिए 31वां सवाल, प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसे माना जाता है ना। तो आप इसको लगाएंगे
जॉन डीवी। इसका करेक्ट आंसर आपका जॉन डीवी है, ए ऑप्शन, ये सही होगा। प्रगतिशील शिक्षा कहीं भी पूछी जाए तो जॉन डीवी लगाइए, करेक्ट होगा। फिर आइए 32वां सवाल, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, है ना। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वो है किसका, अल्बर्ट बंडूरा का। इनका नाम बंडूरा लिखा होता है, अल्बर्ट बंडूरा, वो एक ही चीज़ है, तो आप इसको बंडूरा लगाएंगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है, तो बंडूरा का। फिर आप आइए 33वां सवाल, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है ना। साधन संपन्न मतलब किस तरह का साधन, शिक्षक को शिक्षण से संबंधित साधन जो होते हैं उसमें संपन्न होना चाहिए, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है ना, कि उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं का हल करने का पर्याप्त ज्ञान हो, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्योंकि ए है पर्याप्त धन संपदा हो, ये ज़रूरी नहीं है, उसका अधिकारियों से संपर्क हो, ये भी ज़रूरी नहीं है, उसकी लोकप्रियता हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, तो ये करेक्ट आंसर आपका सी होगा। फिर आप देखिए 34वां सवाल, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, ठीक है। तो किस तरह के माहौल में, तो इसमें आपको लगाना है अन्य सामान्य बच्चों के साथ, इसी को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। आपके बाल विकास के 30 सवाल के हिस्से में सिलेबस में आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा समावेशी शिक्षा के नाम से। वहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको अन्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर आप देखिए नेक्स्ट है अधिगम का पठार है ना। तो अधिगम का पठार क्या है, अधिगम का पठार दिखाता है कि अधिगम में अवरुद्ध वर्धन यानी अवरोध का वर्धन किस तरीके होता है, कठिनाइयाँ कैसे बढ़ती हैं, वो आपका अधिगम का पठार बताता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, अधिगम के अवरुद्ध वर्धन, है ना। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है ना। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली क्या है, बच्चों को डांटना, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली उपाय है शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना, है ना। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि टीचर अगर अच्छे तरीके से पढ़ाता है, रोचक तरीके से, व्यवहारिक तरीके से पढ़ाता है, तो बच्चे स्वयं उस पर ध्यान लगाते हैं और उनमें अनुशासन बना रहता है। फिर 37वां सवाल है आपका, प्रयोजनवाद के प्रतिपादक कौन है। प्रयोजनवाद के प्रतिपादक जो है आप देखिए विलियम जेम्स, किलपैट्रिक, जॉन डीवी, है ना। अगर ये तीनों नाम हैं तो आप इसमें उपरोक्त सभी लगाएंगे, क्योंकि ये सारे जो है प्रयोजनवाद के प्रतिपादक हैं, ठीक। विलियम जेम्स, उसके बाद जो है किलपैट्रिक और जॉन डीवी, ठीक है, तीनों इसके प्रतिपादक हैं प्रयोजनवाद के, तो आप उपरोक्त सभी लगाएंगे। फिर जो है उसके बाद सृजनात्मकता, 38वां सवाल, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो सृजनात्मकता जो है वो संबंधित है अपसारी चिंतन, है ना, अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता के संबंध में ये प्रश्न आता है तो आप इसमें डी ऑप्शन लगाएंगे, अपसारी चिंतन। फिर आप आइए 39वां सवाल। फिर 39वां सवाल में है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है, यानी बालक किस अवस्था में वस्तुओं को पहचानना शुरू करता है, वो संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो उस समय बालक वस्तुओं को अच्छे तरीके से पहचानना शुरू कर देता है, तो आप इसमें बी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट है आपका 40वां सवाल, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है ना। तो किंडरगार्टन विधि अगर कहीं भी पूछी जाए तो आप उसको फ्रॉबेल लगाइए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। मॉन्टेसरी वगैरह लोग लगा देते हैं लेकिन वो गलत है, आप इसमें फ्रॉबेल लगाएंगे तो ही ये करेक्ट होगा। तो दोस्तों जैसा आपने अभी 40 प्रश्नों का अच्छे तरीके से अध्ययन किया है ना, इसका फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, लाइक करें, और कमेंट्स में वो टॉपिक लिख के बताएं जिसके विषय में आपको कठिनाइयाँ हैं, जिसको आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उस पर प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में जो है
अतिमातुर प्रश्नों का संकलन आपको लाकर दूंगा। धन्यवाद।